नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास गबन। अभी तक आपने सुना, रमानाथ सरकारी रकम के 800 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाता और परेशान है। जालपा से गहने मांगने के लिए पत्र लिखता है पर उसे दे नहीं पाता। जालपा उससे ज़बरदस्ती पत्र ले लेती है। रमानाथ शर्म के मारे घर से निकल जाता है और घबराहट में कलकत्ते की ट्रेन में चढ़ जाता है। टिकट उसके पास है नहीं। यहाँ उसे देवी दिन मिलता है जो उसके टिकट के रुपए भी देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। आइए आगे सुनते हैं। जब रमा कोठे से धमधम नीचे उतर रहा था उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका न हुई कि वह घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खोटी सुनाऊं। मुझसे ये छल कपट। पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों। यही बात है। रतन के रुपए सराफ को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपए उठा लाए। ये सोचकर कि उसे फिर क्रोध आया, यह मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं, क्यों मुझसे बढ़ चढ़ कर बातें करते थे। क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही तरह के लोग होते हैं। क्या सभी स्त्रियाँ गहनों से लदी रहती हैं। गहने न पहनना क्या कोई पाप है। जब और ज़रूरी कामों से रुपए बचते हैं तभी तो गहने बनते हैं। पेट और तन काट कर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया। उसने सोचा रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से नीचे उतरी और उसे विश्वास था कि वो नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो कहीं पता नहीं। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं। कहाँ चले गए। लड़के दोनों पढ़ने गए हुए थे। किसको भेजे जाकर उन्हें बुला लाए। उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंकुरित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतारकर रुमाल में बांधा, फिर नीचे उतरी। सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही। क्यों ना गहने उतार के तुरंत दे दिए। रास्ते में वे दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती। क्या इतनी जल्दी इतनी दूर निकल गए। शायद देर हो जाने के कारण वह भी आज तांगे पर ही गए हैं। नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा। तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू इधर से ही गए हैं। जालपा को कुछ ढांढस बंधा। रमा के पहुंचते पहुंचते वह भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वह दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, न जाने कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रमानाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को तो बुलाने जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। क्या आप उनके घर से आई हैं। जालपा, हाँ मैं तो घर से ही आ रही हूँ, अभी 10 मिनट हुए घर से चले। यहाँ तो नहीं आए। जालपा बड़े असमंजस में पड़ गई। वे यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर गए कहाँ। उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। जहाँ बड़े बाबू के सिवा वह और किसी को जानती भी नहीं थी। उनसे बोलने का अवसर कभी पड़ा नहीं था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भय के सामने मन के और सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं, चलो मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जालपा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रौब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जालपा उसके पीछे पीछे होली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। ये 15-20 मिनट हुए घर से निकले, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए। रमेश, अच्छा तो आप मिसेज रमानाथ हैं। अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उनकी आदत नहीं है। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी। मुझे आश्चर्य है कि वे गए कहाँ। कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वह कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए, उन्होंने मेरे नाम में पुर्जा लिखा था, जेब से टटोल कर। जी हाँ, देखिए ये पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा रखते हैं तो कोई पर्दा नहीं। जिनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपए भी निकलते। रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा। जालपा, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपये जमा करने हैं। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए मुस्कुराकर। किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते। जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया। बोली,
अगर ये ऐब होता तो आप भी उस इल्ज़ाम से ना बचते। जेब से किसी ने निकाल ली होंगे, मारे शर्म के मुझसे नहीं कहा होगा। मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती। इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के साथ पूछा। क्या घर में रुपए हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा। 300 चाहिए ना, मैं अभी ले आती हूँ। रमेश, अगर वह घर पर आ गए हों तो भेज देना। जालपा आकर तांगे पर बैठी और कोचवान से चौक चलने के लिए कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूँ उसकी कई सहेलियाँ थीं जिनसे उसे रुपए मिल सकते थे। स्त्रियों में ये बड़ा स्नेह होता है। पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पत्तों तक ही समाप्त नहीं हो जाती अगर अवसर नहीं था। सर्राफे में पहुंचकर वह सोचने लगी, किस दुकान पे जाऊं? भय हो रहा था कहीं ठगी न जाऊं। उस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगाई, किसी दुकान पर जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। उधर वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसको संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाघ था। जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया कि अच्छा शिकार फंसा। जालपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं। सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों ना लूँगा। माल चोखा नहीं है। जालपा, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है। बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी, रुपए लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल से ही हो गई थी, उसे आज आधे दामों बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्व में हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हो तो बड़ा मजा। ये सोचती हुई वह फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर मिले? जालपा, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? घर तो नहीं गए? यह कहते हुए उसने नोटों का पुलंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वह अब तक कहाँ है? अगर न आना था तो एक खत ही लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ, तुम बड़े वक्त से आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था कि वो कुछ ऊंची हो गई है। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद ये हाल कहेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता नहीं था। जागेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए। जागेश्वरी, दफ्तर गए होंगे? नहीं, दफ्तर तो नहीं गए, वहां से एक चपरासी पूछने आया था। ये कहती हुई वह ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा चलने लगी। मारे गर्मी के देह फूंकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इनकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने विदेश की राह ली है। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता नहीं हुई, लेकिन जो जो दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई। हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर जाता नहीं था और वहाँ चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता दिखाई न दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर न आया तो जालपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वह दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर नहीं जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक नहीं लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से ना मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वह फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते उसने क्यों ना हार निकाल कर दे दिया। क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर ना आते होंगे। कहाँ जाए, किससे पूछे? चिराग जल गए तो उससे नहीं रहा गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों मैदानों को छान डाला जहाँ रमा के साथ वह बहुधा घूमने जाया करती थी, और 9 बजते बजते निराश होकर लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक नहीं आए तो वह हताश होकर बैठ गई। उसकी यह शंका दृढ़ हो गई कि वह जरूर कहीं चले गए। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वह घर आए थे अम्मा जी? जागेश्वरी, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सराय है। 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक पता नहीं। जालपा, दफ्तर से घर आकर तब वह कहीं जाते थे, आज तो आए ही नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दो, जाकर देखें कहाँ रह गए। जागेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है। थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना। कोई कहाँ तक इंतजार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब न दिया। दफ्तर की कोई बात उनसे न कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता।
वह ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रहकर चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता ना चले वह किधर जाए, तब तक कोई जाए तो जाए कहाँ। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसी की करनी का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी जाने के बाद इतनी अधीर नाग हो गई होती तो आज ये दिन क्यों आता। मन की इस दुर्लभ अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी। वह जानती थी कि रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपये लाता है, फिर भी कभी उसने मना क्यों नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव फैलाया, क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझी, उपहारों को ले लेकर वह क्यों फूली न समाती थी। इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमानाथ ने प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ किया। युवकों का तो यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया। क्यों उसे वह समझ न पाई कि आमदनी से ज़्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थीं जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान ही नहीं दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदार की सीटियों की आवाज़ उसके कानों में आई तो वह नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आई अम्मा जी, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठी बैठी झपकियाँ ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे। जालपा, वह तो अभी तक नहीं आए। अब तक नहीं आए? आधी रात तो हो गई होगी, जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं। जालपा, कुछ नहीं। जागेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा। मैं भला क्यों कहती। जागेश्वरी, तो मैं लाला जी को जगाऊं। जालपा, इस वक्त जगा कर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए। जागेश्वरी, मुझसे अब कुछ नहीं खाया जाएगा। ऐसा मन मुझे लड़का है कि कुछ कहा ना सुना, न जाने कहाँ जाकर बैठा रहा। कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊँगा। जागेश्वरी फिर लेट रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही, यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई। पहाड़ सी रात, जिसका एक एक पल एक वर्ष के समान कट रहा था। एक सप्ताह हो गया, रमा का कहीं पता नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। बेचारे रमेश बाबू दिन में कई कई बार आकर पूछ जाते हैं। तरह तरह के अनुमान हो रहे हैं। केवल इतना ही पता चलता है कि रमानाथ 11 बजे रेलवे स्टेशन की ओर गए थे। मुंशी दयानाथ का ख्याल है, यद्यपि वे इसे स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करते, कि रमा ने आत्महत्या कर ली। ऐसी दशा में होता यही है। इसकी कई मिसालें उन्होंने खुद अपने आंखों से देखी। सास और ससुर दोनों ही जालपा पर सारा इल्जाम थोप रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि इसी के कारण उसके प्राण गए। उसने इसका नाको दम कर दिया। पूछो, थोड़ी सी तो आपकी आमदनी, फिर तुम्हें रोज रोज सैर सपाटे दावत तवाजे की क्या सूझती थी। जालपा पर किसी को दया नहीं आती, कोई उसके आंसू नहीं पूछता। केवल रमेश बाबू उसकी तत्परता और सद्बुद्धि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन मुंशी दयानाथ की आंखों में उस कृत्य का कुछ मूल्य नहीं। आग लगाकर पानी लेकर दौड़ने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। एक दिन दयानाथ वाचनालय से लौटे तो मुंह लटका हुआ था। एक तो उनकी सूरत यूं ही मुर्रमी थी, उस पर मुंह लटका लेते तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि इनका मिजाज बिगड़ा हुआ है। जागेश्वरी ने पूछा, क्या है, किसी से कोई बहस हो गई क्या। दयानाथ, नहीं जी, इन तकाजों के मारे हैरान हो गया। जिधर जाओ उधर लोग नोचने दौड़ते हैं। न जाने कितना कर्ज ले रखा है। आज तो मैंने साफ कह दिया, मैं कुछ नहीं जानता, ना मैं किसी का देनदार हूँ, जाके मेम साहब से मांगो। उसी वक्त जालपा आ पड़ी। ये शब्द उसके कानों में पड़ गए। इन 7 दिनों में उसकी सूरत ऐसी बदल गई थी कि पहचानी भी नहीं जाती थी। रोते रोते आंखें सूज आई थीं। ससुर के ये कठोर शब्द सुनकर तिलमिला उठी और बोली, जी हाँ, आप उन्हें सीधे मेरे पास भेज दीजिए। मैं उन्हें या तो समझा दूंगी या उनके दाम चुका दूंगी। दयानाथ ने तीखे होकर कहा, क्या दे दोगी तुम। हजारों का हिसाब है, 700 तो एक ही शराब के हैं। अभी क्या पैसे हैं तुमने। जालपा, उसके गहने मौजूद हैं, केवल 2-4 बार पहने गए हैं। वह आए तो मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसकी चीज़ें वापस कर दूंगी। बहुत होगा 10-5 रुपये तावान के ले लेगा। ये कहते हुए वो ऊपर जा रही थी कि रतन आ गई और उसे गले से लगाते हुए बोली, क्या अब तक कुछ पता नहीं चला। जालपा को इन शब्दों से स्नेह और सहानुभूति का एक सागर उमड़ता हुआ जान पड़ा। यह गैर होकर भी इतनी चिंतित है, और यहाँ अपने ही सास और ससुर हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। इन अपनों से तो गैर ही भले। आंखों में आंसू भरकर बोली, अभी तो कुछ पता नहीं चला बहन। रतन, ये क्या बात हुई, कुछ तुमसे तो कहा सुनी नहीं हुई। जालपा, जरा भी नहीं, कसम खाती हूँ। उन्होंने नोटों के खो जाने का मुझसे जिक्र ही नहीं किया।
अगर इशारा भी कर देते तो मैं रुपए दे देती। जब वह दोपहर तक नहीं आए तो मैं खोजती हुई दफ्तर गई। तब मुझे मालूम हुआ कि कुछ नोट खो गए हैं। उसी वक्त जाकर मैंने रुपए जमा कर दिए। रतन, मैं तो समझती हूँ किसी से आंखें लड़ गई, 10-5 दिन में अपने आप पता लग जाएगा। ये बात सच ना निकले तो जो कहो दूँ। जालपा ने हकबकाकर पूछा, क्या तुमने कुछ सुना है? रतन, नहीं सुना तो नहीं, पर मेरा अनुमान है। जालपा, नहीं रतन, मैं इस पर जरा भी विश्वास नहीं करती। ये बुराई उनमें नहीं है, और चाहे जितनी बुराइयां हों, मुझे उन पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। रतन ने हंसकर कहा, इस कला में ये लोग निपुण होते हैं, तुम बेचारी क्या जानो। जालपा दृढ़ता से बोली, अगर वह इस कला में निपुण होते हैं तो हम भी हृदय को परखने में कम निपुण नहीं होती। मैं इसे नहीं मान सकती। अगर वह मेरे स्वामी थे तो मैं भी उनकी स्वामी थी। रतन, अच्छा चलो कहीं घूमने चलते हैं। चलो तुम्हें कहीं घुमा लाएं। जालपा, नहीं, इस वक्त तो मुझे फुर्सत नहीं है। फिर घर वाले तो यूं ही प्राण लेने पर तुले हैं, तब तो जीता ही नहीं छोड़ेंगे। किधर जाने का विचार है? रतन, कहीं नहीं, जरा बाजार तक जाना था। क्या लेना है? रतन, जौहरियों की दुकान पर 1-2 चीज़ देखूंगी। बस मैं तुम्हारे जैसा कंगन चाहती हूँ। बाबूजी ने भी कई महीने के बाद रुपए लौटा दिए, अब खुद तलाश करूंगी। जालपा, मेरे कंगन में ऐसे कौन से रूप लगे हैं? बाजार में उनसे बहुत अच्छे मिल सकते हैं। रतन, मैं तो उसी नमूने का चाहती हूँ। जालपा, उस नमूने का तो बना बनाया मुश्किल से मिलेगा, और बनवाने में महीनों का झंझट। अगर सब्र ना आता हो तो मेरा ही ले लो, मैं फिर बनवा लूँगी। रतन ने उछलकर कहा, वाह, तुम अपना कंगन दे दोगी तो क्या कहना? मसूलो ढोल बजाऊं? 600 का था ना? जालपा, हाँ था तो 600 का, मगर महीनों सर्राफ की दुकान की खाक छाननी पड़ी थी। जड़ाई तो खुद बैठकर कराई थी। तुम्हारी खातिर दे दूंगी। जालपा ने कंगन निकालकर रतन के हाथों में पहना दिए। रतन के मुख पर एक विचित्र गौरव का आभास हुआ, मानो किसी कंगाल को पारस मिल गया हो। यही आत्मिक आनंद की चरम सीमा है। कृतज्ञता से भरे हुए स्वर में बोली, तुम जितना चाहो उतना देने को तैयार हूँ, तुम्हें दबाना नहीं चाहती। तुम्हारे लिए यही क्या कम है कि तुमने मुझे दे दिया। मगर एक बात है, अभी मैं सब रुपए ना दे सकूंगी। अगर 200 रुपये फिर दे दूँ तो कुछ हर्ज है? जालपा ने साहसपूर्वक कहा, कोई हर्ज नहीं, जी चाहे कुछ भी मत दो। रतन, नहीं, इस वक्त मेरे पास 400 रुपये हैं, मैं दिए जाती हूँ। मेरे पास रहेंगे तो किसी दूसरी जगह खर्च हो जाएंगे। मेरे हाथ में तो रुपये टिकते ही नहीं। करूँ क्या? जब तक खर्च ना हो जाए मुझे एक चिंता सी लगी रहती है, जैसे सिर पर कोई बोझ सवार हो। जालपा ने कंगन की डिबिया उसे देने के लिए निकाली तो उसका दिल महसूस उठा। उसकी कलाई पर यह कंगन देखकर रमा कितना खुश होता था। आज वह होता तो क्या यह चीज़ इस तरह जालपा के हाथ से निकल जाती? फिर कौन जाने कंगन पहनना उसे कभी नसीब होगा भी या नहीं। उसने बहुत जब्त किया पर आंसू निकल ही आए। रतन उसके आंसू देखकर बोली, इस वक्त रहने दो बहन, फिर ले लूँगी, जल्दी क्या है? जालपा ने उसकी ओर बक्स को बढ़ाकर कहा, क्यों, क्या मेरे आंसू देखकर? तुम्हारी खातिर से दे रही हूँ। नहीं, ये मुझे प्राणों से भी प्रिय था। तुम्हारे पास इसे देखूंगी तो मुझे तस्कीन होती रहेगी। किसी दूसरे को मत देना, इतनी दया करना। रतन, किसी दूसरे को क्यों देने लगी? इसे तुम्हारी निशानी समझूंगी। आज बहुत दिन के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। केवल दुख इतना ही है कि बाबूजी अब नहीं है। मेरा मन कहता है कि वे जल्दी ही आ जाएंगे। वे मारे शर्म के चले गए हैं, और कोई बात नहीं। वकील साहब को भी यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। लोग कहते हैं वकीलों का हृदय कठोर होता है, मगर इनको तो मैं देखती हूँ जरा भी किसी की विपत्ति सुनी और तड़प उठे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, बहन एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? वकील साहब से तुम्हारा दिल तो न मिलता होगा। रतन का विनोद रंजित प्रसन्न मुख एक क्षण के लिए मलिन हो उठा, मानो किसी ने उसे उस चिर स्नेह की याद दिला दी हो जिसके नाम को वह बहुत पहले रो चुकी थी। बोली, मुझे तो कभी यह ख्याल भी नहीं आया बहन कि मैं युवती हूँ और वे बूढ़े। मेरे हृदय में जितना प्रेम, जितना अनुराग है, वह सब मैंने उनके ऊपर अर्पण कर दिया। अनुराग यौवन या रूप या धन से नहीं उत्पन्न होता। अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। मेरे ही कारण वे इस अवस्था में इतना परिश्रम कर रहे हैं, और दूसरा है ही कौन? क्या ये छोटी बात है? कल कहीं चलोगी? कहो तो शाम को आ जाऊँ। जालपा, जाऊंगी तो मैं कहीं नहीं, मगर तुम आना जरूर। 2 घड़ी दिल बहलेगा, कुछ अच्छा नहीं लगता, मन डाल डाल दौड़ता फिरता है। समझ में नहीं आता मुझसे इतना संकोच क्यों किया। यह भी मेरा ही दोष है। मुझ में जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी होगी जिसके कारण मुझसे पर्दा करना उन्हें जरूरी मालूम हुआ। मुझे यही दुख है कि मैं उनका सच्चा स्नेह ना पा सकी। जिससे प्रेम होता है उससे हम कोई भेद नहीं रखते। रतन उठकर चली तो जालपा ने देखा कंगन का बॉक्स मेज पर पड़ा हुआ है। बोली, इसे लेती जाओ बहन,
यहाँ क्यों छोड़े जाती हो? रतन, ले जाऊंगी, अभी क्या जल्दी है? अभी पूरे रुपए भी तो नहीं दिए। जालपा, नहीं नहीं, लेती जाओ, मैं नहीं मानूंगी। मगर रतन सीढ़ी से नीचे उतर गई। जालपा हाथ में कंगन लिए खड़ी रही। थोड़ी देर बाद जालपा ने संदूक से 500 रुपये निकाले और दयानाथ के पास जाकर बोली, ये रुपये लीजिए, नारायण दास के पास भिजवा दीजिए, बाकी रुपये भी मैं जल्दी दे दूंगी। दयानाथ ने झेप कर कहा, रुपये कहाँ मिल गए? जालपा ने निसंकोच होकर कहा, रतन के हाथ कंगन बेच दिया। दयानाथ उसका मुंह ताकने लगे। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं गबन के अगले एपिसोड के साथ।